विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के पंचम गणतंत्र की संविधान की विशेषताएं। फ्रांस के पंचम गणतंत्र की विशेषताओं को पढ़ने से पूर्व हम फ्रांस के संवैधानिक विकास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, फ्रांस में 1789 की क्रांति से पूर्व बूर्बो वंश का निरंकुश, आतताई और भ्रष्टाचारी शासन था। दैवी शासक जो है दैवी अधिकार के सिद्धांत के नाम पर वहाँ पर निरंकुश शासन कर रहे थे। इस शासन के विरुद्ध 1789 में वहाँ पर क्रांति हुई। इस क्रांति ने न केवल राजनीतिक जीवन वरन जीवन के समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन ला दिया, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। और इस क्रांति के द्वारा निरंकुश शासन का अंत तो हो गया, लेकिन इस क्रांति ने फ्रांस में राजनीतिक स्थिरता को जन्म दिया। फ्रांस में 1789 से लेकर 1958 तक के काल में 14 बार महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। कहते हैं कि इतने अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं हुए। और इसीलिए फ्रांस के संबंध में फाइनर जैसे विचारक ने कहा कि फ्रांस में प्रत्येक संविधान का निर्माण संविधान को क्रियान्वित करने के लिए नहीं, बल्कि उसको बदलने के लिए किया जाता है। अब 1789 की क्रांति के बाद 1791 में वहाँ पर एक संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें सीमित राजतंत्र और निर्वाचित संसद की व्यवस्थाओं को जन्म दिया गया। ये संविधान वहाँ पर अल्पकालिक सिद्ध हुआ। इसके बाद 1793 में जैकोबिन्स ने जो है वहाँ पर एक नए संविधान का निर्माण किया, जिसके द्वारा प्रथम गणतंत्र की वहाँ पर स्थापना की गई। वहाँ पर वयस्क मताधिकार लोगों को दिया गया, स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया, और इस प्रकार से जो है वहाँ पर प्रथम गणतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन ये व्यवस्था भी अल्पकालिक सिद्ध हुई। वहाँ पर 1795 में एक डायरेक्टरी संविधान का निर्माण किया गया। विधायी शक्ति 500 व्यक्तियों की जो एक काउंसिल थी और वृद्ध व्यक्तियों की जो सभा थी उसमें नियुक्त की गई, और कार्यपालिका शक्ति 5 व्यक्तियों की डायरेक्टरी को सौंपा गया। ये व्यवस्था भी अल्पकालिक सिद्ध हुई। इसके बाद वहाँ पर 1799 में नेपोलियन ने वहाँ पर काउंसिलेट संविधान को जन्म दिया, या नवीन संविधान को जन्म दिया, जिसे काउंसिलेट संविधान कहा गया। नेपोलियन ने 1804 में वहाँ पर जो है वहाँ पर प्रथम गणतंत्र का अंत करके निरंकुश शासन वहाँ पर प्रथम 1799 में 1804 में उसने जो है वहाँ पर प्रथम गणतंत्र को समाप्त करके वहाँ पर जो है एक नवीन साम्राज्य की प्रथम साम्राज्य की स्थापना की, या साम्राज्य शासन की स्थापना की, निरंकुश शासन राजतंत्र की स्थापना की, या प्रथम साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 1830 में वहाँ पर ऑर्लियंस वंश के अधीन जो है वहाँ पर एक क्रांति हुई, जिसके द्वारा सीमित राजतंत्र को जन्म दिया गया। इसके बाद 1848 में वहाँ पर पुनः एक क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहाँ पर एक गणतंत्रात्मक शासन को जन्म दिया गया। गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई, जिसे फ्रांस का द्वितीय गणतंत्र कहा गया। और जो कि वहाँ पर द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर 1852 में नेपोलियन तृतीय ने द्वितीय गणतंत्र का अंत करके वहाँ पर जो है द्वितीय साम्राज्य की पुनः स्थापना की, जो कि 1870 तक चला। 1870 में जर्मनी के हाथों पराजित होने पर जो है ये द्वितीय साम्राज्य का भी अंत हो गया। और वहाँ पर 1870 से लेकर
1940 तक जो है तृतीय गणतंत्र का काल कहा जाता है। तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई और जैसा कि नाम से है कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की गई और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। 1940 में जो है जर्मनी के हाथों फ्रांस पराजित हुआ और फ्रांस जो है जर्मनी के अधीन रहा। इस समय फ्रांस में शासन के दो केंद्र थे, एक विशी में और दूसरा फ्रांस के बाहर। 1944 में दिगाल के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी सेना ने फ्रांस को जर्मनी की अधीनता से मुक्त करवाया और वहाँ पर 1946 में पुनः एक नए संविधान का निर्माण हुआ और जो कि 27 अक्टूबर 1946 को लागू हुआ और ये जो है वहाँ पर चतुर्थ गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो है चतुर्थ गणतंत्र का काल प्रारंभ होता है या चतुर्थ गणतंत्र की स्थापना होती है। फ्रांस में एक नवीन संविधान के द्वारा चतुर्थ गणतंत्र की स्थापना होती है और चतुर्थ गणतंत्र का काल 1946 से लेकर 1958 तक रहा। इस गणतंत्र के जो एक दोष है वो राजनीतिक अस्थिरता माना गया। यहाँ पर जो है कहते हैं कि इस काल में इस काल में जो है 3 सामान्य निर्वाचन 12 वर्ष के लगभग इस काल में 3 सामान्य निर्वाचन हुए, 25 मंत्रिमंडलों का निर्माण और पतन हुआ। इस प्रकार से इसका जो प्रमुख दोष था वो राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसके कारण इसका ये भी वहाँ पर समाप्त हुआ। लेकिन इसका तात्कालिक कारण इसकी समाप्ति का तात्कालिक कारण राजनीतिक अस्थिरता न होकर राजनीति में सैनिक तत्वों का प्रवेश माना जाता है। 1958 में अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना ने जो है विद्रोह कर दिया, फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकार जो है वो तात्कालीन जो सरकार है वो फ्रांस की घुटने टेक देने वाली सरकार है और वो फ्रांसीसी अल्जीरिया को समाप्त करना चाहती है। इन्होंने मांग की, इस सेना ने मांग की कि फ्रांस का शासन जो है जनरल डिगाल को सौंप दिया जाए ताकि फ्रांस जो है अपने खोए हुए शक्ति और जो है गौरव को पुनः प्राप्त कर सके और इस प्रकार की स्थिति में फ्रांस का शासन जनरल डिगाल को सौंप दिया गया। जनरल डिगाल को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसी समय जो है कोर्सिका द्वीप में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इस प्रकार से फ्रांस में ऐसी संभावना पैदा हुई कि फ्रांस में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस का शासन जो है फ्रांस का शासन जो है जनरल डिगाल को सौंपा गया और जनरल डिगाल को 6 महीने के अंदर फ्रांस के लिए एक नए संविधान का निर्माण का कार्य सौंपा गया और जनरल डिगाल ने इस काम को किया और उसके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य जनरल डिगाल के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने और एक मनोनीत परामर्शदात्री समिति के 39 सदस्यों ने मिलकर 3 महीने के अंदर एक नवीन संविधान का निर्माण किया, जिसे कि जनमत संग्रह के लिए जनता के पास भेजा गया। 4 सितंबर 1958 को जो है जिसे जनमत संग्रह के लिए जनता के पास भेजा गया। जनता में 80% लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया और जिसे जो है हम कह सकते हैं कि फ्रांस में जो है 4 अक्टूबर 1958 से जो है इस संविधान को लागू किया गया, जो कि इसके द्वारा फ्रांस में 5म गणतंत्र की स्थापना की गई और फ्रांस का शासन आज इसी 5म गणतंत्र के द्वारा जो है शासित है। तो आज हम जो विशेषताएं पढ़ेंगे वो फ्रांस के इसी 5म गणतंत्र की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। देखिए, सामान्यतः
सभी संविधानों में एक प्रस्तावना होती है जिसमें कि संविधान के स्रोत, उसके आदर्श, उसके लक्ष्यों का उल्लेख होता है। तो फ्रांस के चतुर्थ और पंचम दोनों ही गणतंत्रों में संविधान की प्रस्तावना है या उसका उल्लेख है, जिसमें लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें संविधान के स्रोत, उसके लक्ष्य, उसके आदर्शों का उल्लेख नहीं है, बल्कि उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति संविधान फ्रांस की प्रतिबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर फ्रांस की जो प्रस्तावना है उसमें नागरिकों, फ्रांस की प्रस्तावना में 1789 के मानव अधिकारों की घोषणा को गौरवपूर्ण घटना के रूप में या गौरवपूर्ण याद के रूप में जो है उसे उसका उल्लेख किया गया। यहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबर जो है अधिकार प्रदान किए गए और जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गया, जो नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए वह एक प्रकार से समाजवादी दर्शन से ओतप्रोत है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को जीविका का अधिकार प्रदान, काम का अधिकार प्रदान किया गया। लोगों को जो है अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित होने का अधिकार प्रदान किया गया। श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार दिया गया और श्रमिकों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल और प्रदर्शन का अधिकार दिया गया। साथ ही राज्य को जो है नागरिकों और उनके परिवार की उन्नति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और इसीलिए जो है वहाँ पर नागरिकों की शिक्षा के प्रसार के लिए निःशुल्क शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि फ्रांस जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सम्मान करेगा, दूसरे देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेगा। साथ ही साथ फ्रांस के समुद्र पार के जो प्रदेश हैं उन्हें आत्मनिर्णय या स्वतंत्र निर्णय का अधिकार प्रदान किया गया और उन्हें फ्रांसीसी संघ की सदस्यता भी प्रदान की गई। दूसरा है संकट काल का शिशु। जैसा कि अभी हमने संवैधानिक विकास में पढ़ा था कि फ्रांस का जो संविधान है वो संकट काल का शिशु है, क्योंकि जिस समय जब संविधान बना तो एक तरफ तो राजनीतिक अस्थिरता और अशांति की स्थिति थी और दूसरी तरफ सेना ने जो है वो सैनिक विद्रोह किया हुआ था और ऐसी स्थिति में जो है फ्रांस में ये भय पैदा हो गया था कि कहीं फ्रांस में जो है गृह युद्ध ना उत्पन्न हो जाए। तो इस आशंका से बचने के लिए वहाँ पर एक नए संविधान का निर्माण किया गया और जिसमें ये व्यवस्था की गई या इस संकट का अंत करने के लिए व्यवस्था की गई कि एक शक्तिशाली राष्ट्रपति को जो है जन्म दिया जाए या ऐसे एक राष्ट्रपति की पद की स्थापना की जाए जो कि कैसा हो, शक्तिशाली। और इसीलिए वहाँ पर जो है समस्त शक्तियाँ जो है एक व्यक्ति के हाथ में, जनरल de Gaulle के हाथ में सौंप दी गई। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रांस का संविधान संकट काल का शिशु कहलाता है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता और सेना के विद्रोह से बचने के लिए या गृह युद्ध से बचने के लिए वहाँ पर इस नए संविधान का निर्माण किया गया, इसलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। निर्मित परंतु बिना संविधान परिषद का संविधान। फ्रांस का संविधान जो है निर्मित संविधान है, क्योंकि लेकिन ऐसा संविधान है जिसे किसी संविधान सभा ने या संविधान परिषद ने जिसका निर्माण नहीं किया गया। देखिए, फ्रांस के संविधान का निर्माण दिगाल मंत्रिमंडल के सदस्यों और मनोनीत परामर्शदात्री समिति के 39 सदस्यों के द्वारा किया गया, लेकिन ये सदस्य जो है जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं थे, इसलिए इसे जो है बिना संविधान परिषद वाला संविधान कहा गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस संविधान के द्वारा जो है इस परिषद के द्वारा जो संविधान बनाया गया
उसमें जो है एक तो सभी राज्य के जितने भी विचारधारा वाले लोग थे उनकी सभी विचारधाराओं को ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि केवल एक ही व्यक्ति की विचारधारा दिगालवादी दर्शन को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया। अगला है लिखित संविधान। फ्रांस का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। इसमें 95 धाराएं और 15 जो 1958 में संविधान बना था उसमें 95 धाराएं और 15 अध्याय थे। इस संविधान में जो है संविधान की धारा 90 से लेकर 95 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें संकटकालीन कुछ प्रावधान जोड़े गए थे या संकटकालीन प्रावधानों का उसमें उल्लेख था, लेकिन 2002 में इन संकटकालीन प्रावधानों को संविधान से हटा दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब जो है वर्तमान में जो संविधान में धाराएं हैं वो 89 धाराएं हैं और इन 89 धाराओं को पुनः नए तरीके से कई अध्याय में विभाजित किया गया है। तो इन 89 धाराओं को पुनः 16 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संविधान जो है पहले के संविधानों की तुलना में बहुत संक्षिप्त संविधान रह गया है। संक्षिप्त संविधान इसलिए है क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातें जो है इसमें छोड़ दी गई हैं, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे वहाँ पर निर्वाचन कानून क्या होंगे, निर्वाचन से संबंधित कानून क्या होंगे, संसद के दोनों सदनों के गठन के संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं और विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, सामाजिक आर्थिक परिषद के कार्य क्या हैं, कई बातों को जो है इसमें छोड़ दिया गया और भविष्य के संवैधानिक कानूनों के ऊपर इनके संबंध में व्यवस्थाओं को छोड़ दिया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संविधान जो है कैसा है, अपूर्ण और अस्पष्ट संविधान भी कहा जाता है या कहलाता है। कठोर संविधान, देखिए फ्रांस के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। यद्यपि फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था है और लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस के संविधान को कठोर संविधानों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में संशोधन की 2 तरीके हैं। पहला तो है कि राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखता है और संसद के दोनों सदनों से 3/5 बहुमत से पारित कर देते हैं, तो वो प्रस्ताव संविधान का अंग बन जाता है। दूसरा तरीका ये है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद के कोई भी सदस्य जो है उस प्रस्ताव को जो है संशोधन का उस प्रस्ताव को रखता है, उसके संसद के दोनों सदन उसे पारित कर देते हैं। उसके बाद उसे जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है। यदि जनता के बहुमत के द्वारा जनमत संग्रह में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वो प्रस्ताव संविधान का अंग बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है, इसलिए इसे कठोर संविधान कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर भले ही सैद्धांतिक दृष्टि से ये कठोर संविधान हो, वहाँ पर ये कठोर संविधान है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से वहाँ पर कठोर संविधान है, लेकिन वहाँ पर देखिए यह देखने में ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया आसान है, लेकिन वहाँ पर व्यवहार में ये प्रक्रिया या संविधान में संशोधन जो है वो एक कठिन प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर संसद में दोनों सदनों में जो राजनीतिक दलीय स्थिति होती है उसे देखते हुए संविधान में संशोधन जो है वो कठोर हो जाता है, क्योंकि फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। देखिए फ्रांस में जो है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद जो है संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, धारा 3 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि संप्रभुता जो है वो जनता में निहित है और जनता इसका प्रयोग अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों या जनमत संग्रह के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रांस लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है।